अगर किसी दामाद का नाम लिखना भूल गए, किसी फूफा का, किसी चाचा का, मामा का, अगर आप किसी का नाम लिखने भूल गए ना, तो बस फिर आपकी खैर नहीं है। बिल्कुल। तो कौन लोग हैं वो रिश्तेदार, यूजली जब शादी या कोई मौका आता है या ईद आती है, हाँ जी रिश्तेदारों को बुलाना है, तो मैं आज वो वाले रिश्तेदारों के बारे में बात करने वाले हैं, जो वो रिश्तेदार जो शादियों में, जो घरों में, जो जिनकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पसूड़ी पंगे भी बहुत सारे डलते हैं, लेकिन उनके साथ प्यार मोहब्बत भी बहुत होती है, लेकिन उनके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं होता और उनके साथ भी नहीं रहा जाता और उनके साथ हम रहना भी चाहते हैं। तो इतनी सारी फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं और वो रिश्तेदार शनीला आप बताइए कौन कौन से हैं? देन कि वही हमने जो बचपन गुजारा होता है साथ, और उसमें हम प्यार मोहब्बत और एक दूसरे के साथ हर जगह बंधे रहना, वो डेफिनेटली वो रिश्ता, वो प्यार मोहब्बत उसी जगह पे होता है। लेकिन जैसे उनकी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, इसी तरह हमारी प्रायोरिटीज भी चेंज होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नए पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं शम्सा, और आज वो बहुत कुछ मज़ेदार और चटपटा सा टॉपिक लाई हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। पहले तो नाजरीन को कुछ पॉडकास्ट में मैं नहीं आ सकी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये है कि मैं ज़रा कुछ खिचड़ी पका रही थी, कुछ शब्द एक बना रही थी, मैंने सोचा आज जो है ना हम कुछ ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा लेके आए, और आज हम रिश्तेदारों को चंगी तरह ग्रिल करने वाले हैं यानी कि रोस्टिंग होने वाली है, बहुत सारी रोस्टिंग होने वाली है। और इस पॉडकास्ट के बाद लगता है हमारी भी रोस्टिंग होने वाली है, हमारा भी रोस्ट बन जाएगा। हमारे रिश्तेदारों ने खूब हमें रोस्ट करना है। आज हम उस सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो यूजुअली हम जिसके बारे में लॉट ऑफ मीम्स पढ़ते हैं, लॉट ऑफ जोक्स बने हुए हैं। रिश्तेदार, यूजुअली जब रिश्तेदारों की बात आती है तो रिश्तेदारों से हम लेते हैं कि जी इमीडिएट फैमिली, बहन भाई, माँ बाप, सास बहू, ख़ास तौर पे हम उसका, और नंद भाभी, ये रिश्तों के बारे में बात करते हैं। लेकिन रिश्तेदार एग्जैक्टली होते कौन हैं? कौन लोग हैं वो रिश्तेदार? यूजुअली जब शादी या कोई मौका आता है या ईद आती है, हाँ जी रिश्तेदारों को बुलाना है, तो मैं आज वो वाले रिश्तेदारों के बारे में बात करने वाले हैं, जो वो रिश्तेदार जो शादियों में, जो घरों में, जो जिनकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पसूड़ी पंगे भी बहुत सारे डलते हैं, लेकिन उनके साथ प्यार मोहब्बत भी बहुत होती है, लेकिन उनके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं होता और उनके साथ भी नहीं रहा जाता और उनके साथ हम रहना भी चाहते हैं। तो इतनी सारी फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं, और वो रिश्तेदार शनीला आप बताइए कौन कौन से हैं? ये जो इमीडिएट रिश्तेदार है ना, उनके अलावा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि ऐसे रिश्तेदारों के साथ हमारा आग और पानी वाला रिश्ता होता है, बिल्कुल पेट्रोल और माचिस वाला रिश्ता होता है, कि जिनके साथ भी नहीं रहा जा सकता और जिनके बगैर भी नहीं रहा जा सकता जी। तो स्पेशली मेरे रिश्तेदार तो ये पॉडकास्ट मत देखें, ये आपके लिए नहीं है। मेरे भी नहीं मैं समझती हूँ कि जिस तरह आज हम उन रिश्तेदारों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखें बहुत से मीम्स हैं, बहुत सी बातें होती हैं नंद भाभी का रिश्ते को लेके, सास बहू के रिश्ते को लेके, फुफ्फी के रिश्ते को लेके, इतना उसको हाईलाइट किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से रिश्ते होते हैं जो बहुत ख़ास होते हैं, जिनसे बहुत प्यार होता है, जिनका बहुत इनपुट होती है फैमिली में, जिनकी वजह से फैमिली की खूबसूरती होती है, और जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सिर्फ फुफ्फो प्रॉब्लम नहीं करती है, बाकियों की वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। और वो रिश्ते हैं मामू का, फूफा का, मुमानी का, खाला का, खालू का, जी का, और चचा का, ताया का, ताई का। ये वाले जो रिश्ते होते हैं ना, ये भी बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस भी उतनी ही इक्वल होती है हमारी ज़िंदगी में, और हमें इनकी ज़रूरत होती है इक्वली जितनी हमें ज़रूरत होती है अपने बहन भाइयों की, अपने माँ बाप की, अपने जो है ना वो बहन भाइयों के साथ जुड़े हुए जो भाभी और बहनोई के रिश्ते होते हैं उनके साथ। बिल्कुल। ऐसे फूफा का रिश्ता एक्सपीरियंस किया है कि जिनके बगैर हम चल नहीं सकते, और अगर उनके बगैर चले जाएं तो बस फिर तो फैमिली में पसूड़ी पड़ जाती। एक और रिश्ता आप भूल गई जी, जो कहने को बहुत नॉर्मल सा रिश्ता लगता है जी, लेकिन वो भी पसूड़ी है, बहुत बड़ी पसूड़ी होती है, और वो होते हैं सांडू। ओह माय गॉड। अच्छा, यहाँ पे मैं बताती चलूं कि दो रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिल्कुल, जिनका इधर वो बहुत ज्यादा ट्रबल वाले होते हैं, या जिनका कोई ऐसे ही बस होता है, ऐसे ही मेरे पास कोई राइट वर्ड नहीं है, मतलब वो ऐसे ही होते हैं, लेकिन उनको
जो अहमियत चाहिए होती है ना, जी। वो एक दूसरे से बढ़ के चाहिए होती है। जी। जहां आपने बड़े दामाद को छोटे दामाद से थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ज्यादा या कम दे दी, वो वहीं पे मुंह फुला के बैठ जाते हैं कि भाई बिल्कुल। मैं तो नहीं जा रहा। अच्छा, बताएंगे भी नहीं कि मसला क्या है। हाँ। बस उनको फील हो जाएगा कि मुझे थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम मिली है, और वो कहेंगे बस कोई ना कोई, मतलब ना पुरसूरी डाल के बैठ जाते हैं। कुछ दामाद ऐसे होते हैं जो घर में बेटे की तरह आते हैं और पूरा घर उनके इर्द गिर्द बड़ी मोहब्बत से फिरता है और उनके हर काम करने की कोशिश करता है, वो बेटे की तरह ही परफॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ दामाद ऐसे होते हैं कि जिनका गुस्सा नाक से ज्यादा ऊपर और पता नहीं कहाँ पहुंचा होता है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी अहमियत जतानी होती है, इसके अलावा ना तो उनका फैमिली में इमोशनली कोई इनपुट होता है, ना ही कोई फाइनेंशियली इनपुट होता है। उनको फूफा का नाम बहुत कम लिया जाता है फैमिलीज में, उनसे मशवरा बहुत कम लिया जाता है, उनकी बात बहुत कम होती है। फूफो ही इतनी वो चल चुकी होती हैं, इतनी हाईलाइट हो चुकी होती हैं कि फूफा की जरूरत ही नहीं महसूस होती। फूफा वैसे ही अपने किसी जोन में रह रहे होते हैं, बस पीछे होते हैं फूफो के। फूफो के पीछे होते हैं, बल्कि वो आते भी नहीं। एक पॉइंट पे तो फूफो कहती है आप वहीं रहो, हाँ जी। जहाँ हो, हम जा रहे हैं, हमारा काम है, आपका नहीं बनता। लेकिन आप एक Importance दफा भूल जाएं उनको बुलाना, जी। और आप फिर देखें हाँ। जरा। अच्छा, ऐसे अनइम्पोर्टेंट पूरा साल या एक अरसे तक, लंबे अरसे तक अपने आप को रखेंगे, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही कोई खास इवेंट आएगा, कोई खास बात होगी, तो ये फौरन इम्पोर्टेंट बन जाएंगे और बाहर निकल आएंगे। बाहर निकल आते हैं, अपनी बिलों से बाहर आ जाते हैं। अच्छा, मेरी जो फुफो थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी 3 फुफो थी, और तीनों ही इतनी प्यारी फुफो थी। यानी हमने उनको हमेशा, अगर मैं मेमोरीज याद करूं तो मुझे सबसे ज्यादा ये मेमोरी आती है कि वो हमारा मुंह चूमती नहीं थकती थी। उन्होंने जब भी आना है, उन्होंने मुंह ऐसे चूमना है, इतना प्यार करना है, इतना ज्यादा। आई थिंक जो फूफी बदनाम होती है ना, वो ज्यादा इसलिए कि वो इन्वॉल्व होती है, वो टू मच प्यार करती है, टू मच लव होती है, टू मच एक्सपेक्टेशन होती है उसकी टूवर्ड्स, या वो टू मच अपने जो है ना बस भाई too के much बच्चों हो से, जाता है। हाँ, नहीं मतलब यह है कि उनकी बहुत ऑनेस्ट भी शायद जो फीलिंग्स होती हैं ना, वो टर्न हो जाती हैं, या सो मच ऑफ अटेंशन जो पुप्पो दे देती है ना, वो शायद समटाइम्स एक पॉइंट पे जरूरी नहीं होती उन बच्चों एक्चुअली को। वो हक समझती है ना, वो उनको ये होता है कि मेरे भाई के बच्चे हैं तो मेरा भी उतना हक है। यानी जब आप रिश्तों की तरफ आ जाएं तो उनको होता है कि सबसे पहला मेरे बेटे या मेरी बेटी का हक है, उसके बाद खाला मामू चाचा उसके बाद आते हैं, मेरा भाई है, सबसे पहला हक मेरा बनता है। तो इस तरह का थोड़ा सा चक्कर हो जाता है। क्योंकि देखें, अगर तो छोटी हैं बहनें तो वो घर में होती हैं, उनके सामने भाई के बच्चे पैदा हुए हैं, तो उनका ऑटोमेटिकली एक एक्सट्रीम लेवल का लव, अटेंशन एक जो है ना वो डेवलप हो जाती है। लेकिन वो होता क्या है कि वक्त के साथ उन बच्चों को और उस फैमिली को, आपके भाई की फैमिली को, उस अटेंशन और प्यार की जरूरत नहीं होती। दे वांट टू डेवलप देयर इंडिविजुअल फैमिली, दे वांट टू टेक देयर ओन डिसीजंस। तो शायद इसलिए वो ये होता है कि वो पुप्पो कॉन्स्टेंटली जब वो इन्वॉल्व होती हैं टिल थ्रू आउट, वो उन्हें एक प्रॉब्लम वहां आता है जहां उन्हें ना समझ नहीं आता कि अब ये ट्रांजिशन कहाँ से स्टार्ट करना है, लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है, किस अरसे तक। शुरू में तो छोटी अगर फुप्पो है, बहन है, वो उसने बच्चों की नैपिस भी साफ करनी है, उसने बच्चों को होमवर्क भी कराना है, देखिए बेबी सिटिंग भी करनी है भाई के बच्चों की, होमवर्क कराने से लेके उसको नहलाने धुलाने से लेके उसको कपड़े पहनाने से लेके उनकी जो अर्ली एजुकेशन है से तक, उनके स्कूल कॉलेजेस के डिसीजन तक उनकी सपोर्ट करनी है। और लेकिन जब लेटर ऑन ये हो जाता है कि नहीं जी, हमारे ये तो आप टू मच इन्वॉल्व हो रही हैं हमारे घर में के डिसीजंस में, क्योंकि वहाँ भी डिफिकल्टी आ जाती है। तो ये रिश्ता इसलिए भी ज्यादा बदनाम हो जाता है क्योंकि इस रिश्ते की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे घर के बड़े जो भी होते हैं उनको बहुत समझदारी से इस चीज को लेके चलना चाहिए, चाहे वो जो है ना आपके भाई हैं और भाभी हैं या आपके पेरेंट्स हैं, उन सबको इस चीज में एक जगह पे लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए। व्हेन दे आर मैरिड दे शुड नॉट एक्सपेक्ट कि अब बेटियां मैरिड हो गई हैं तो वो शादी हो गई है तो वो वापस आकर बच्चों की उसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करें कि जैसे वो जब कुंवारी थी तो करती थी। प्रॉब्लम वहीं आ जाती है कि वो उनकी एक्सपेक्टेशन
जनरेशन उसी तरह रहती है, उसी तरह फूफो रहती तो उन बच्चों की मोहब्बत में वापस अपने मेके जाती है, प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स से ज्यादा वो उनको उन बच्चों की अट्रैक्शन ज्यादा होती है जिसके लिए वो वहां पे जाती हैं। और जब इन दी एंड आपको पता लगता है बच्चे तो सडनली बड़े हो गए और उन्होंने अपने डिसीजन खुद लेने शुरू कर दिए, और मे बी दे डोंट वांट टू शेयर, विच इज फेयर इनफ। एक फैमिली को अलहदा ग्रो करना चाहिए, उसका भी हक है। अगर जो है ना वो एक पूरी इंडिविजुअल फैमिली बनना चाहते हैं, वो भी कोई पुप्पो को सरप्राइज देना चाहते हैं, वो उनसे हटके भी कोई उनकी नॉलेज के बगैर भी कुछ करना चाहते हैं, वो होती बहुत प्यारा रिश्ता होता बहुत है। प्यारा रिश्ता होता है। मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मेरी अपनी फुफोस भी बहुत अच्छी थी और मेरे बच्चों की फुफियां भी बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, मैं यहाँ ये कहती जाऊँ कि मैं खुद भी बहुत अच्छी फुप्पो हूँ। लोग कहते हैं मैं अपनी तारीफ करी तो मैं बिल्कुल कर रही हूँ, मैं खुद बहुत अच्छी फुप्पो हूँ। मेरे भतीजे भतीजियाँ अगर मुझसे थोड़ा डरते हैं लेकिन वो मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं। मतलब उनको हर वक्त ये होता है, इफ़ आई एम पुटिंग एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया तो सबसे पहले मेरे भतीजे भतीजियाँ जो हैं उनके मैसेजेस, उनके लाइक्स, उनके हार्ट्स, उनके कमेंट्स आते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें आपको ये रियलाइज होता है कि आपके भतीजे भतीजियाँ आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। शम्सा आ जाते हैं खाला की तरफ। हाँ, खाला का तो रिश्ता बहुत प्यारा होता है, लेकिन खाला के बारे में भी बड़े मीम्स आते हैं। बहुत आजकल सुनने में आया है कि जरूरी नहीं है कि फुफ्फो जी बुरी होती हैं, खाला भी जो है ना वो भी ब्लेंडर्स करती हैं फैमिली में। इस बारे में आप बोलेंगी। ये मैं एजाज आपको देती हूँ कि आप खालाओं के बारे में बोलिए। आज हम बात कर रहे हैं वो जनरल रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं कि ये रिश्ते आखिर क्यों बदनाम है, इनमें क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और जो है ना किस तरह की और क्या क्या करना चाहिए। मेरा बचपन मेरी खालाओं के इर्द गिर्द गुजरा है बहुत, और बहुत मोहब्बत बहुत प्यार से गुजरा है। हाँ, जब आपकी शादियाँ हो जाती हैं, खालाओं की शादियाँ हो जाती हैं, आपकी शादियाँ हो जाती हैं, आपकी अपनी फैमिलीज़ होती हैं, उनकी अपनी फैमिलीज़ होती हैं, लेकिन आपको लग रहा होता है कि हम उसी तरह एक दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो नहीं होता। हर किसी की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। आपको अपने हस्बैंड, अपने बच्चों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट फील होती है रादर देन कि वही हमने जो बचपन गुजारा होता है साथ, और उसमें हम प्यार मोहब्बत और एक दूसरे के साथ हर जगह बंधे रहना, वो डेफिनेटली वो रिश्ता, वो प्यार मोहब्बत उसी जगह पे होता है। लेकिन जैसे उनकी प्रायोरिटीज चेंज होती है, इसी तरह हमारी प्रायोरिटीज भी चेंज होती हैं। एग्जैक्टली शनीला, जिस तरह ये है ना कि ये चीज अंडरस्टैंड करने की होती है कि जिन सिबलिंग्स के साथ आपने बचपन गुजारा है, यू बिकम फुप्पो, some of the siblings made you puppo, some of the siblings made you खाला, एंड इस तरह के मुख्तलिफ रिश्ते उन्होंने बनाए घर में, उनकी वजह से बने, उनके बच्चों की वजह से बने। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ रिश्ते ये नहीं होते। जब हमारी शादी होती है, हम आगे आते हैं, हमें और बहुत से रिश्ते मिलते हैं। जिस तरह आप भाभी बनती हैं, आप बहू बनती हैं, आप नंद बनती हैं, आप बीवी बनती हैं, तो वो रिश्तों को भी हमें और ज्यादा एडिड रिश्ते मिल जाते हैं, उनको भी चेरिश करना चाहिए। जिस तरह नीसीज एंड नेफ्यूज आपके इस घर में हैं, आपके अगले घर में भी वो उसी तरह के नीसीज नेफ्यूज हैं। अच्छा शम्सा, शादियों पे जब टेबल नंबरिंग की जाती है, आपका क्या ख्याल है, ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? टेबल डिपेंड करता है कि कितना फॉर्मल इवेंट है। अगर तो बहुत फॉर्मल है, कुछ डिस्टिंग्विश गेस्ट होते हैं आपके ससुराल मेके, और जो भी बच्चा है उसके आगे न्यू रिलेटिव्स के अलावा भी आपके डिस्टिंग्विश गेस्ट होते हैं आपकी गेस्ट लिस्ट में। डिफरेंट तरह के गेस्ट होते हैं। ऑब्वियसली घर के बड़े बूढ़े, उनकी अहमियत सबसे ज्यादा होती है, वो सबसे आगे होते हैं। और फिर बेटा है या बेटी की शादी है तो उसकी जो भी उनके वो जो न्यू रिलेटिव्स हैं, उनकी भी एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है, खास इंपॉर्टेंस है। लेकिन इस पे भी काफी लड़ाइयाँ होती है। लेकिन आजकल पता है शादी हॉलों में मैंने देखा है कि बड़ी जबरदस्त किस्म की उन्होंने सेटिंग कर दी हुई है कि अब आगे पीछे वाला सिस्टम नहीं रह गया हुआ। अब यह कि वो ऐसा ओपन करके सेटअप लगाते हैं कि हर कोई इजीली अकोमोडेट हो जाता है। हाँ जी, हो जाता है। लेकिन जैसे आप अपनी इमीडिएट फैमिली को फ्रंट की टेबल्स दे देते हैं कि चलें इनको जरूर आगे टेबल मिले, लेकिन जिनको पीछे टेबल्स दी होती हैं उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि वी आर लेस इम्पोर्टेंट, या अगर मुझे सबसे एंड में दी है, अगर मुझे सबसे एंड में दी है तो इसका मतलब है कि मैं किसी खाते में नहीं आता। कि ये चीजें लोग सोचते हैं ना, बिल्कुल कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन यूजुअली मेन जो अगर कोई सेंसिबल पर्सन है तो
तो वो ऐसा नहीं सोच रहा होता। ऑब्वियसली किसी ने पीछे भी बैठना है, किसी ने आगे भी बैठना है, हॉल तो फिल होना है, एंड हॉल तो फिल होना ही है। और मैंने कई फैमिलीज में ऐसा देखा है कि जिस तरह घर के जो अपने इमीडिएट कुछ बड़े होते हैं वो खुद से जाके पीछे बैठ जाते हैं कि आप अपने गेस्ट को, मेहमान जो हैं उनको आगे बिठाया जाए। और करना ऐसे चाहिए, बिल्कुल भी जज्बाती नहीं हो जाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। हम जो घर वाले लोग होते हैं उन्होंने तो पूरी शादी में चलते फिरते रहना होता है, उन्होंने मेहमानों को देखना होता है, उन्होंने सारी सेटिंग देखनी है, उन्होंने खाना देखना है। वो बहुत कम, सिर्फ मुझे लगता है 2 नवाले खाने के लिए बैठेंगे। आई थिंक जरूरी यही है कि उनको ज्यादा जो है ना। अच्छा शनीला, जो आपने ये बात की ना कि रिश्तेदारों को ये होता है कि हमें पूछा नहीं, हमें पूछे, स्पेशल प्रोटोकॉल दें, वो एग्जैक्टली पता है क्या होता है उनका? ये होता है कि जितना चाहो घर वालों उनको, आई थिंक दिस इज देयर लव, दिस इज देयर हैप्पीनेस जो ओवरवेल्म्ड होती है, दिस इज देयर ओवरवेल्मनेस कि ना वो भी शायद नाचना चाहते हैं, वो भी डांस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, स्टेज पे आना चाहते हैं, वो आगे आना चाहते हैं, वो अपनी ऑफ कोर्स क्यों ना खिंचे भाई, खिंचवाए ना। देखें आप, इसमें इनको चाहिए कि ये खुद उठे और स्टेज पे जाएं। उनको ये होता है कि हर जो लड़का या लड़की के माँ बाप हैं वो एक एक टेबल पे जाके उनको उठाएं और कहें कि आए आप स्टेज पे आए। लेकिन उस वक्त उन पेरेंट्स की जो हालत होती है वो बहुत उनका दिमाग 100 चीजों में फंसा होता है। वो तो आई एम श्योर अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन जिस पॉइंट पे लड़ाई होती है ना, वो ये लड़ाई होती है कि इन्होंने अब कोई मामू या कोई खाला उठ के गई है या कोई चचा उठ के गए हैं और उन्होंने स्टेज पे जाके तस्वीर खिंचवाने की कोशिश की और पेरेंट्स ने, किसी ने मना कर दिया कि अभी नहीं, अभी तो हम ये कर रहे हैं। वहां पे बदमजगी आती है, वहां पे वो आती है, भाई आपको जिल्लत फील होती है ना, आपको लगता है मैं जा रहा हूं। और ये उनको भी सोचना चाहिए कि जो है ना, सबसे पहले मेक श्योर कि सबकी तस्वीरें बने, फैमिली एल्बम लगेगी, फैमिली है ना, फैमिली की वजह से शान है, फैमिली की वजह से रौनक है ना। अच्छा, इसमें मैंने एक शादी में ये एक्सपीरियंस किया जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि रादर देन गोइंग ऑन स्टेज एवरीवन कि सब जा रहे हैं तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, दूल्हा दुल्हन उठे और वो हर किसी की टेबल पे जाके उनसे मिल भी रहे थे और उनके साथ उनकी टेबल पे पिक्चर बना रहे थे। एक्सीलेंट आइडिया, ऐसा हो रहा है वाकई अच्छा आइडिया है। इस तरह से किसी को ये शिकायत भी नहीं होगी कि हमें जाने का मौका नहीं मिला, हमारी तस्वीर नहीं हुई। तो दूल्हा दुल्हन, और कहते हैं ना माँ बाप तो सबसे मिल ही रहे होते हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन उस दिन स्पेशल होते हैं। अगर ब्राइड और ग्रूम उठ के खुद हर किसी की टेबल पे जाके उनको सलाम कर रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं और फिर उनके साथ वहीं खड़े होके एक एक पिक्चर बनवा रहे हैं, मुझे लगता है ये सबसे ब्रिलियंट आइडिया है इन सारी चीजों से बचने का। एग्जैक्टली शनीला, बड़ी सही बात आपने की है। वाकई जो है ना, ये तो आजकल चीजें बहुत एडवांस हो रही हैं, मैनर्स में भी एडवांसमेंट आ रही है, न्यू तरह के जो है ना। हमारे टाइम पे तो कहते थे दुल्हन आपने अपनी सीट पे बैठ के आपने निगाहें भी उठा के नहीं देखना, वरना लोग समझेंगे इस दुल्हन को बड़े चाह है शादी के। लेकिन आई थिंक इसको थोड़ा सा आपको कैजुअल करना पड़ेगा। लोगों को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि आके आपसे पूछा गया है टेबल पे, और ये करना, देखिए एक इवेंट चल रहा है ना, शादी है, एक इवेंट है, उसके कुछ मैनर्स हैं, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, तो ये सारे ध्यान ये नहीं अगर रखने तो फिर अदरवाइज आपने अपने घर में अगर गेस्ट बुलाए हैं और वो कहीं एक कोने में पड़े हैं, कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स आपने उनको जाके पूछना है, आपने उनको इंपॉर्टेंस देनी है, यू नीड टू मेक श्योर दे आर कंफर्टेबल। तो शादियों में भी ये चीज हम भूल जाते हैं और अपनी ही किसी धुन में लग जाते हैं। अच्छा, कुछ शादियों में मैंने देखा है माँ या बाप इतने खोए होते हैं, मतलब आई एम श्योर उनके दिमाग में बहुत कुछ, उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अभी मेरी बेटी ने चले जाना है। उनके दिमाग में शायद ये चल रहा हो कि अच्छा अब इतना काम हो गया है, इतना रह गया है, खाना सर्व हो गया, अभी मीठा सर्व होना है, या अभी गिफ्टिंग नहीं हुई है, या अभी दूध पिलाई चलनी है, या अभी ये डांसेस होने हैं। उनके दिमाग में 100 चीजें चल रही होती हैं, तो अपनी दुनिया में गुम होते हैं। वो सब उनके दिमाग में चल रहा होता है, अब ये होगा, अब ये होगा, ये होगा। और सबसे बड़ा इमोशनल बैगेज जो उनके साथ जो लेकर वो घूम रहे होते हैं इतने दिन से कि बेटी ने जुदा हो जाना है, या अगर बेटे की शादी है तो उसने एक बिग जिम्मेदारी है, बच्ची है, ये सही डिसीजन है नहीं है, एक तो इसका बर्डन बहुत ज्यादा पेरेंट्स के ऊपर होता है, आपके बच्चे की जिंदगी का एक बिगेस्ट डिसीजन होता है, पेरेंट्स उसके लिए वरीड होते हैं। तो आई ऑलवेज एम्पथाइज, सिंपथाइज विद फैमिली जिनके घर में ये जो भी इवेंट हो रहे होते हैं, ऑनेस्टली वी शुड सिंपथाइज विद देम
कि जो है ना वो किस मेंटल इमोशनल उससे दौर से गुजर रहे हैं. दे मेक ब्लंडर्स, लेकिन समटाइम्स दे मेक ह्यूज ब्लंडर्स विच कैन नॉट बी रिकवर्ड. तो ये उनको भी समझना है कि उनके घर में भी एक ऐसा जो है ना माहौल क्रिएट होने वाला है कि जिसमें वेरी इजीली बदमज़गियाँ क्रिएट हो जाती हैं. तो ये एक ओवरऑल चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें जो ना पूरी एक फैमिली लेकर चलती है. अच्छा, मैंने ऐसा भी देखा है कि शादी हो गई, वलीमा हो गया, सारे फंक्शन हो गए, उसके बाद आपके ख़ास जो लोग होते हैं वो घर आ गए, यानी आप शादी के बाद आ जाते हो घर, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब वैसे भी बहुत जल्दी हॉल बंद हो जाते हैं, उसके बाद काफ़ी टाइम होता है और आपके घर आपके मेहमान ठहरे भी होते हैं शादी के लिए. तो जब वो घर आ जाते हैं और फिर उनके दिल से वो सब चीज़ें निकलती हैं, तुमने हॉल में ये नहीं किया, तुमने हॉल में मुझे ये नहीं किया, तो वो घर में भी आके सम टाइम जो है ना वो बदमज़गियाँ हो जाती हैं. बिल्कुल, घर में आके बदमज़गियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन ये कि इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि बड़ा एक जो स्पेशल ओकेजन है उसको रुइन ना किया जाए. अच्छा, आपने शम्सा, यहाँ पे मैं एक और बात कहूँगी. देखिए, अब मैंने कुछ शादियों में ये देखा है कि जो पेरेंट्स या दुल्हन या दुल्हा नहीं चाहते कि हमारी फोटो खींची जाए, हमारी पिक्चर्स हों, ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि, क्योंकि सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया पे ऐसे एकदम से चीजें, नजर का भी होता है, बहुत से लोग नजर पे भी करते हैं कि नजर ना लग जाए, या देयर सो मेनी थिंग्स, या जो बिल्कुल उन्होंने कभी अपनी फोटो या वीडियो कभी सोशल मीडिया पे नहीं डाली होती. तो उनके शादियों में ये होता है कि उन्होंने एक स्टॉल रखा होता है जो बिल्कुल एंट्रेंस पे होता है, वो आपके मोबाइल पे कवर चढ़ा के देते हैं जिसमें कैमरा कवर्ड होता है जी. तो एक ये सेफ्टी, बहुत से लोग इस चीज़ को लाइक करते हैं, बहुत से लोग नहीं लाइक करते, बहुत से आई थिंक जो तस्वीरें नहीं खिंचवाना चाहते उनको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आप शादी में किस किस को कहेंगे कि तस्वीर मत खींचो, और अगर आप कहेंगे तो वो माइंड भी करेंगे. अच्छा, पता है क्या शनीला, ये शुरू में ना जब ये नया सोशल मीडिया एंड मोबाइल कैमराज ये वो पास आई शुड से 15 ईयर्स से ये काफ़ी एक इशू चल रहा होता था कि जो है ना मोबाइल रखवा लिए जाते थे और लोग जो है ना सेंसिटिव नहीं थे. बट आई टेल यू द ट्रूथ, अब लोग बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, सेंसिबल हो गए हैं, और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं, स्पेशली कि अगर ब्राइड है और वो हिजाब करती है, लेकिन यह कि उसने ओबियसली उसका स्पेशल डे है, उसने अपने, अगर वो महरम अपने बहन भाइयों और हस्बैंड के सामने है, उसने हिजाब नहीं पहनना, तो लोग उसका ख्याल रखते हैं. और अक्सर देखा गया है कि पिक्चर्स भी जो पोस्ट की जाती हैं, फिर उनको उनके फेस पे फ्लावर या हार्ट या कुछ इस तरह, लेकिन लोग, अगर कोई कहता है, फर्ज करें अगर कोई कहता है कि आप प्लीज हमारी बच्ची की पिक्चर ना खींचें, तो आई थिंक उसको इस चीज को ऑब्लाइज करना चाहिए. जी बिल्कुल बिल्कुल. अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं करते और माइंड करते हैं, कुछ बहुत माइंड, स्पेशली रिश्तेदार कहते हैं हमें शादी पे क्यों बुलाया, शादी पे क्यों बुलाया. आप रिश्तेदारों को कुछ कह ही नहीं सकते हैं, लेकिन वी आर रिश्तेदार एज वेल, वी आर ऑल रिश्तेदार. तो हम सबको ये थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, सिंपैथी दिखानी चाहिए, नर्म रखना चाहिए, मैक्सिमम टू योर मैक्स. ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि आप जिस तरह जितना एडजस्ट कर सकते हैं आप जरूर एडजस्ट करें. वो किसी का बिग डे है, हमारा नहीं है, हम वहां पे एज अ गेस्ट गए हैं, वो किसी का बहुत बड़ा दिन है, और कोशिश करें कि किसी के बड़े दिन पे उसके लिए कोई ऐसी छोटी सी भी बात ना हो जिस बात को मुंसलिक करके वो हमेशा याद रखे कि मेरी शादी पे इस बंदे ने ये काम किया था जिसकी वजह से मैं बदमज़गी हुई या मेरी शादी खराब हुई. अच्छा शनीला, आपको कोई वाकया याद है, आपने कोई ऐसी शादी अटेंड की है कि जहाँ पे जो अच्छी भली शादी हो, लेकिन किसी ना किसी की वजह से कोई वहाँ पे जो है ना आग लग गई हो, कोई पसूड़ी पड़ गई हो? बहुत सारी. जब बड़ी फैमिली होती है ना तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं. जी, ओके. आप कोई ऐसा कड़कता वाकया आपको याद है कि एग्जैक्टली अच्छा, आई एम श्योर वो जिस पॉइंट से भी ट्रिगर हुई होगी बात, वो बड़ा छोटा पॉइंट होगा. बहुत छोटा.
ठीक है। अच्छा, इट्स वेरी रेयर, मैंने नहीं कोई ऐसी शादी देखी अभी तक सो फार कि जिसमें कोई ऐसा हो, तो इसीलिए मैं थोड़ा क्यूरियस हो रही हूँ, क्योंकि सुनने और देखने में बहुत आता है। मैंने फिलहाल ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं आपने किया। अपनी जिंदगी में बहुत मसाला मैंने बिल्कुल मसाला मिस किया हुआ है। बहुत, जब बड़ी फैमिली होती है ना, जैसे मेरी मम की साइड जो है वो 15 बहन भाई हैं। राइट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 15 बहन भाई हैं, और 15 बहन भाइयों की शादियां, आगे से उनके बच्चों की शादियां। तो ये कैसे हो सकता है कि मिर्च मसाला ना हो? बिल्कुल, तो मिर्च मसाला होता है, और उसके बगैर imagine। आई थिंक उसके बगैर फ्लेवर भी नहीं होता शादी में। मतलब हम सब बैठ के देख रहे होते हैं कि अब उठे तो अब उठे, अब किसी को जरा सी बात बुरी लगी तो अब ये हुआ, और वो उसकी इतनी आदत हो जाती है कि उसके बगैर शादी फीकी फीकी लगना शुरू हो जाती है। हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में एक शादी थी, और जाना भी जरूरी था, तो हम वहां शादी पे गए। वो एक गांव की शादी थी, तो हम बैठे देख रहे हैं, तो आपको पता है सलामियां लिखी जाती हैं, जी जी कि इसने ये दिया, इसने ये दिया, ये दिया। तो वहां बैठ के ना सलामियां लिखी जा रही थी, तो किसी ने ना आके कुछ दिया, तो वो तो भड़क गई। वो कहती, तुम्हारी शादी पे मैं 2 आटे की बोरियां, 1 चावल की बोरी, घड़ी, इतने पैसे देके गई थी, और तुम क्या लेके आई हो? वापस ले जाओ इसको। कैन यू बिलीव इट? उन्होंने उस बुक में ऑन द फेस, एंड वी वर शॉक के मतलब वो हक समझ रही थी कि मैंने इतना कुछ वरता हुआ है। उन्होंने बकायदा पूरा लिखा हुआ था। उन्होंने कहा, मैं ये वरत के आई हूँ, तुम क्या लेके आई हो? पकड़ो ये अपने पैसे। ओहो, लिटरली ये मैंने अपनी आंखों से देखा। एक पॉइंट तो ये हो गया कि लेन देन पे जो है ना झगड़ा होता है। लोग लिखते हैं जी, मतलब आप वो बकायदा पूरी डायरीज बनती हैं, और जिस वक्त आके सलामियां पढ़ रही होती हैं, तो वो लिखा जाता है कि ये हमारे तो स्पेशल। अच्छा, हमारी फैमिली में हमारे एक बड़े मामू हैं, उनकी शुरू से ये ड्यूटी होती थी, किसी की भी शादी है ना। अच्छा, वाकई जो है ना, ये लिखने का काम मामुओं को होता है। उन बेचारों को हर जगह बिठा दिया जाता है कि सलामियां लिखें। फिर मामू ही एक फिगर होती है जिसको देगों पे बिठाया जाता है। अच्छा, मामू पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया जाता? मामू पे ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है, उनको बिठाया जाता है। और फिर दादी को या नानी को स्पेशली बिठाया जाता है, जब गोल्ड के गिफ्ट दिए जा रहे होते हैं ना, कि वो उसको संभाल लें। मतलब वो नानियों का, बेचारियों का और कोई काम नहीं होता। उन्होंने कौन सा खड़े होकर डांस करने, उन्होंने कौन सा फिरना है। उनके पास वो बड़ा सा बैग रख दिया जाता है कि आपने अब ये जितनी गिफ्टिंग हुई है ना, इनकी जिम्मेदारी, और उनकी जान सूखी होती है बेचारियों की, कि ये इतना मुझ पे बोझ डाल दिया है कि मैंने इसकी लुक आफ्टर करनी है। बिल्कुल, ये वाकई बड़ी खूबसूरती होती है रिश्ते और रिश्तेदारों की, और बदमज़गी भी इन्हीं से होती है, खूबसूरती भी इन्हीं से है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो है ना, वी नीड टू बी पेशेंट। हाँ, ठीक है, और इतनी लंबी नहीं कर लेनी चाहिए जो है ना वो। आई थिंक कि जो है ना, रिश्तेदारियों में जितना लेस इन्वॉल्व हुआ जाए ना, उतना ज्यादा बेटर है। और ये स्टॉप आपके घर के बड़ों को लगाना चाहिए। जी, आप जितना कम इन्वॉल्व होते हो, उतनी कम एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आप जितना इन्वॉल्व होते हैं, फिर आपको होता है कि मैंने इतना कुछ किया है, तो मेरे साथ भी इतना कुछ होना चाहिए। हाँ, समटाइम्स क्या होता है कि आपने तो चले, आप शायद नेक नियति से ही कर रहे हो, होता क्या है कि अदर एंड पे दे गेट टायर्ड, दे गेट सफोकेटेड ऑफ योर बीइंग टू नाइस, ओवर नाइस। समटाइम्स जो आपका टू मच प्यार होता है ना, वो भी किसी के लिए सफोकेशन बन जाता है। अच्छा, मुझे ना आपसे बातें करते करते एक बात याद आई। जरूर। कि जब शादी के कार्ड छपवाए जाते हैं जी, अब उसमें जो होते हैं आपके मेजबान, और नीचे नाम लिखे जाते हैं, वो होता है ना RSVP, ठीक है, उसके नीचे नाम लिखे जाते हैं। अब आपने उसकी तरतीब बड़े ही कहते हैं ध्यान से लिखनी होती है, कि जो सबसे बड़ा दामाद है उसका नाम सबसे पहले आए, या कोई फूफा है उनका नाम पहले आए। उसके बाद अगर आप मेहंदी के कार्ड में किसी बच्ची का नाम भूल गए हैं, ओह नो, और आप जानबूझ के नहीं भूलते, आप जानबूझ के नहीं भूलते, समटाइम हो जाता है कि माइंड से निकल जाता है। आप अगर किसी दामाद का नाम लिखना भूल गए, किसी फुफ्फा का, किसी चाचा का, मामा का, अगर आप किसी का नाम लिखने भूल गए ना, तो बस फिर आपकी खैर नहीं है। तो जो कार्ड है वो बहुत ही ध्यान से लिखना चाहिए। आपने एक बड़ा सेंसिटिव, एक बड़ा पॉइंट उठाया है जी। मैंने ये देखा, वाकई एक टाइम था कि वाकई इट यूज्ड टू मैटर। अब इतनी लंबी चौड़ी जहाँ फैमिली होती है, फिर इतने लंबे ज्यादा नाम लिखने
भी जो है ना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। कार्ड बहुत छोटा होता है, जगह बहुत छोटी कार्ड होती है। बहुत छोटा होता तो आजकल बड़े बड़े ट्रेंड्स इस पे भी निकल आए हैं कि वो 2 मेन नाम लिख के जो इमीडिएट घर हाँ, के होते हैं, या तो सबका लिखें या किसी का ना लिखें। हाँ, विद सो एंड सो विद कजन्स, हाँ, वुड लाइक टू वेलकम यू, इस तरह करके। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, मैंने अभी कुछ कार्ड्स देखे जिनके ऊपर अब एक्सेप्ट 2 लोग, बाकी कोई मेरे ख्याल में 15 नाम लिखे थे, वो सारे मरहूमीन के थे। तो वो सारे मरहूम थे, तो मैं मतलब मरहूम सो एंड सो, मरहूम सो एंड सो, मरहूम सो एंड सो, RSVP। ये कौन सा ट्रेंड है, ये कौन सा, मुझे इसकी समझ नहीं आई ऑनेस्टली। आपको समझ आती है इस चीज की? जो दुनिया से चले गए हैं वो बेचारे कैसे, अब वो RSVP कैसे कर सकते वो कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन लेकिन ही आई लुक थिंक फॉरवर्ड टू सी यू? हाँ, लेकिन आई थिंक सिर्फ और सिर्फ अगर माँ या बाप में से कोई नहीं है तो आप उनका नाम लिखें, इमीडिएट इमीडिएट जो हैं, या दादा दादी हैं, इसके अलावा किसी और का नाम नहीं लिखना चाहिए। वैसे ये ट्रेंड थोड़ा कम हो गया, अब तो व्हाट्सएप कार्ड्स आ जाते हैं, डिजिटल भेज दिए जाते हैं। लेकिन ये भी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लगता है कि जब कोई आपके घर आके आपको खुद इनवाइट करे। स्पेशल ओकेजन होता है। और पता है, मुझे लगता है शनीला, यही इज्जत देने का बेहतरीन तरीका है कि आपको जरूर जाना चाहिए, बिल्कुल जरूर जाना चाहिए। उस ट्रेडिशन को डाई डाउन नहीं होना चाहिए। जितना मर्जी डिजिटल जमाना है, जितना मर्जी कंफर्ट का जमाना है, जरूर आप भेजिए और डिजिटल भी भेज दीजिए। लेकिन यह कि अगर मौका मिलता है तो आप जो है ना इमीडिएट फैमिली के पास तो आप जरूर जाना चाहिए, जरूर जाके उनको इनवाइट करें, और बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक ये सारी रिवायात जो हैं इनको डाई डाउन नहीं होने देना चाहिए। जितना लेके चल सकते हैं चलें, अपने रिश्तेदारों को लेके चल सकते हैं जरूर चलें। आप कभी भी अगर आप किसी को बुला रहे हैं तो उसको इज्जत दें, उनका पूरा ख्याल करें, जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी इस्तेतात में है, और दिल से करें, ताकि वो बंदा भी याद रखे कि मैं उसकी शादी में गया था, उसने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे आगे किया। एक्चुअली सारी बात यही होती है, रिस्पेक्ट दें और ज़रूर दें, इससे कोई हर्ज नहीं होता। रिस्पेक्ट ज़रूर देनी चाहिए। रिस्पेक्ट इसलिए नहीं देनी चाहिए कि हमें करनी पड़ रही है, हमारा काम है, निकल जाएगा, हमारा काम निकल गया तो हम क्यों पूछेंगे, ये वो नहीं। ज़रूर रिस्पेक्ट दें। इनफैक्ट जो है ना, सारी बातों की एक बात कि प्यार मोहब्बत से रहें, लीस्ट इन्वॉल्वमेंट के साथ। बिल्कुल। हर एक को एडवाइस यही होनी चाहिए, और ये हमारे बड़ों को देनी चाहिए कि लीस्ट इन्वॉल्व रहें शुरू से ही। डे 1 से लीस्ट इन्वॉल्व रहेंगे, इमोशनल अटैचमेंट थोड़ी सी कम कर देंगे तो रिश्ते चलाने बहुत आसान हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक इसी के साथ मुझे और शम्सा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक किसी और बहुत ही मज़ेदार से टॉपिक के साथ हम दोनों जरूर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।